दोस्तों नमस्कार। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं, अगर आपके परिवार में कोई पेंशनर है या आप खुद रिटायरमेंट के बाद इसी सहारे पर जिंदगी जी रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके हक और आपकी आवाज से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपके सामने रखते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश भर में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 23 फरवरी को ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और साथ में महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा? क्या बजट सत्र में सरकार कोई बड़ा ऐलान करने वाली है? और क्या वर्षों से चल रहा संघर्ष अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के तहत लागू किया गया था, आज देश के लाखों बुजुर्गों की जीवन रेखा बना हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स आज भी 1,000 रुपए या उससे थोड़ा ही ज्यादा पेंशन पर गुजर बसर कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में यह राशि किसी भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले कई वर्षों से पेंशनर संगठन न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने और उसे डीए से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं कमांडर अशोक रावत। उन्होंने देश भर में बैठकों, धरनों और ज्ञापनों के जरिए इस मुद्दे को लगातार जीवित रखा। उनका साफ कहना है, हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, तारीख नहीं, पैसा चाहिए। अब खबरों के मुताबिक बजट से पहले उच्च स्तर पर बैठकों का दौर तेज हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के भीतर इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है कि पेंशनर्स की मांगों को किस रूप में संबोधित किया जाए। 23 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब क्या ईपीएस 95 का जिक्र होगा? यह सवाल हर पेंशनर के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। सोचिए, अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए हो जाती है और उस पर महंगाई भत्ता भी लागू होता है, तो कितने बुजुर्गों की जिंदगी बदल सकती है। आज गैस सिलेंडर 1,000 के आसपास, दवाइयां महंगी, बिजली पानी के बिल बढ़ते हुए, किराया अलग। ऐसे में 1,000 रुपए या 1,500 रुपए में सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह आत्मसम्मान का प्रश्न है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में अपने संबोधन में साफ कहा कि अगर बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन का अगला चरण और तेज होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि आधे अधूरे समाधान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पेंशन 7,500 रुपए से कम मंजूर नहीं और डीए से जोड़ना अनिवार्य है, यही उनकी मांग है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि फाइल पर साइन हो चुके हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक वेबसाइट या मंत्रालय की ओर से स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। पेंशनर्स को सतर्क रहना होगा और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना होगा। यह भी चर्चा है कि सरकार पेंशनर्स का विस्तृत डाटा मंगवा रही है, खासकर उन लोगों का जिनकी पेंशन 2,000 रुपए से कम है। अगर यह सही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई विशेष आर्थिक प्रावधान तैयार किया जा रहा है। लेकिन फिर वही बात, जब तक आधिकारिक घोषणा न हो, तब तक इंतजार जरूरी है। अब जरा राजनीतिक और आर्थिक पक्ष को समझते हैं। किसी भी योजना में पेंशन बढ़ोतरी का मतलब है सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ। इसलिए यह फैसला केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि बजटीय संतुलन से भी जुड़ा होता है। यदि सरकार इसे लागू करती है, तो उसे स्पष्ट फंडिंग मैकेनिज्म भी बताना होगा। यही वजह है कि बजट सत्र को निर्णायक माना जा रहा है। कमांडर अशोक रावत का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की सामूहिक आवाज है। उन्होंने अपने साथियों से संयम बनाए रखने की अपील की है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अगर ठोस निर्णय नहीं आया, तो देशव्यापी आंदोलन की रणनीति पहले से तैयार है। 23 फरवरी की सुबह जब बजट भाषण शुरू होगा, तब हर पेंशनर की नजर टीवी स्क्रीन और मोबाइल अपडेट पर होगी। क्या ईपीएस 95 का नाम लिया जाएगा? क्या 7,500 रुपए प्लस डीए का जिक्र होगा? या फिर सिर्फ आश्वासन देकर
मामला टाल दिया जाएगा। अगर घोषणा होती है तो अगला सवाल होगा, लागू कब से? क्या तुरंत खातों में पैसा आएगा या चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी होगी? कुछ जानकार मानते हैं कि अगर निर्णय होता है तो उसे लागू करने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं उस स्थिति की अगर 23 फरवरी को बजट भाषण में ईपीएस 95 का स्पष्ट जिक्र नहीं होता या 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग पर ठोस घोषणा सामने नहीं आती तो आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट भाषण केवल नीति की घोषणा करता है। उसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश और अधिसूचनाएं संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा जारी की जाती हैं। ईपीएस 95 का मामला सीधे तौर पर श्रम मंत्रालय और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि बजट में कोई संकेत भी मिलता है तो असली तस्वीर आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही साफ होगी। कमांडर अशोक रावत और उनके साथ जुड़े पेंशनर संगठनों का कहना है कि अब प्रतीक्षा की सीमा पार हो चुकी है। उनका स्पष्ट मत है कि यदि घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को नए चरण में ले जाया जाएगा। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में आंदोलन का रास्ता संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपनाया जाता है। पेंशनर्स की रणनीति भी इसी आधार पर तय होगी। संभावित कदमों में देशव्यापी शांतिपूर्ण धरना, ज्ञापन अभियान, सांसदों और विधायकों से सीधे संवाद और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाना शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग भी बड़े स्तर पर किया जा सकता है ताकि मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बने। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था की समस्या से बचा जाए, क्योंकि इससे असली मुद्दा कमजोर पड़ सकता है। अब जरा इस पूरे मामले के आर्थिक पहलू पर और गहराई से नजर डालते हैं। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए कर दी जाती है और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ दिया जाता है, तो सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा। इसके लिए या तो बजट में अलग प्रावधान करना होगा या फिर किसी मौजूदा फंड को पुनर्गठित करना होगा। चर्चा यह भी है कि सीनियर सिटीजन के लिए एक विशेष पेंशन फंड की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, जिससे दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सके। पेंशनर्स की मुख्य मांग केवल राशि बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उसे डीए से जोड़ने की है। इसका मतलब यह होगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेंशन भी समय समय पर समायोजित होती रहेगी। सरकारी कर्मचारियों और कई अन्य योजनाओं में यह व्यवस्था पहले से लागू है, इसलिए पेंशनर्स का तर्क है कि उन्हें भी समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर घोषणा हो जाती है तो क्या पैसा तुरंत खातों में आएगा? आमतौर पर किसी भी वित्तीय निर्णय को लागू करने में प्रक्रिया का समय लगता है। डेटा सत्यापन, सिस्टम अपडेट, बैंकिंग समन्वय और प्रशासनिक आदेश, ये सभी चरण पूरे होने के बाद ही वास्तविक भुगतान शुरू होता है। इसलिए यदि घोषणा होती है तो संभव है कि लागू होने की तिथि और वास्तविक भुगतान की तिथि अलग-अलग हों। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि सरकार आंशिक बढ़ोतरी या चरणबद्ध वृद्धि का रास्ता चुन सकती है। उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाया जाए और बाद में डीए को जोड़ा जाए। हालांकि पेंशनर संगठनों का रुख साफ है कि वे पूर्ण मांग से कम पर सहमत नहीं होंगे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस पूरे मुद्दे का असर केवल वर्तमान पेंशनर्स पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। यदि न्यूनतम पेंशन का नया मानक तय होता है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह आधार बनेगा। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है संयम और एकजुटता। भावनात्मक अपील अपनी जगह है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया तथ्यों और वित्तीय गणना पर आधारित होती है। पेंशनर्स को यह समझना होगा कि अंतिम सफलता तभी मिलेगी जब मांग तार्किक, व्यावहारिक और कानूनी रूप से मजबूत होगी। अगर बजट में सकारात्मक घोषणा होती है तो ये लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर होगी। जिन बुजुर्गों को आज दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें आर्थिक सुरक्षा का नया सहारा मिलेगा। इससे उनके आत्मसम्मान को भी मजबूती मिलेगी। और अगर घोषणा नहीं होती तो संघर्ष की दिशा तय करने से पहले सभी संगठनों के बीच व्यापक विचार विमर्श जरूरी होगा। किसी भी बड़े आंदोलन से पहले कानूनी सलाह, प्रशासनिक अनुमति और शांतिपूर्ण रणनीति पर स्पष्टता होना जरूरी है। दोस्तों, ये लड़ाई केवल रकम की नहीं है, ये उस भरोसे की है जो एक कर्मचारी अपने पूरे जीवन की सेवा के बाद सिस्टम से रखता है। उसने वर्षों तक योगदान दिया, ये उम्मीद करते हुए कि रिटायरमेंट के बाद उसे न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से देखना और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। अंत में
एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, अफवाहों से बचें, आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। 23 फरवरी का